बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा मीन लेग। तो इनकी लेग्स में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और हम इन एनिमल्स को कॉमनली जॉइंट फुटेड एनिमल्स भी कहते हैं। तो डेट्स है हमने इनका नाम रखा आर्थ्रोपोडा इस फाइलम का। और इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं कि उनके पास क्या होते हैं, जॉइंट फुट होते हैं या लेग्स में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट होते हैं या इनका ओरिजिन जो है वो मिलता जुलता है किससे? एनिलिड से। क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक तो इनकी भी सेगमेंटेड बॉडी होती है और एनिलिड में हमने डिस्कस किया था उनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है और इनमें अपेंडिजेस प्रेजेंट होती हैं, उनमें भी अपेंडिजेस प्रेजेंट होती हैं, इसमें भी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, उसमें भी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट थी और दोनों में ये भी है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी में यह आ जाता है कि वैरायटी और तकरीबन ये सबसे लार्जेस्ट जितने भी फाइलम हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है और तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज़ इसके अंदर आती हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में जब बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि 53% जो है वो अर्थ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। बाकी एनिमल की निस्बत सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो किसकी है? इंसेक्ट्स की है। और इनके अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। इनके वो वेरी करते हैं, हर एक का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि सेंटीपीड है, ये वॉर्म लाइक होते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं। और इंसेक्ट्स की जो बॉडी है, मेन जो करैक्टर है, सबसे पहला करैक्टर हम बात करें तो जब भी हम इंसेक्ट्स को देखें तो हमें देखने से पता चलता है ये इंसेक्ट्स है, क्योंकि उसके 3 पार्ट होते हैं। उसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुई होती है। एक पहला पार्ट होता है हेड रीजन, सेकंड वन इज थोरैक्स रीजन एंड थर्ड वन इज एब्डोमेन। तो 3 रीजन के अंदर इंसेक्ट की बॉडी डिवाइड होती है। जब भी आपको कोई ऐसा एनिमल नजर आए तो अगर ये 3 उसके आपको रीजन नजर आ रहे हैं, दैट्स मीन वो क्या है? इंसेक्ट है। तो लाइक दिस अगर हम ये बात करें तो ये आपके पास आ रहा है हेड रीजन है, ठीक है, ये आपको एंटीना नज़र आ रहे हैं इसके, और ये क्या है जी, आइज़ हैं एक्सेट्रा। तो ये आपके पास क्या है? हेड रीजन है। और फिर इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये थोरैक्स है, और फिर ये जो एंड वाला पोर्शन है, ये वाला सेगमेंट वाला, ये एब्डोमेन है। इसी तरह यहाँ पे जो क्रेफिश है इसमें भी आ जाओ तो ये हेड रीजन है, इसमें भी एंटीना प्रेजेंट है, ये हेड रीजन है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये इसका थोरैक्स है, और ये फिर आगे जो सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है ये इसका एब्डोमेन है। तो 3 रीजन हमें नज़र आ गए, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी तरह इनका हैबिटेट भी डिफरेंट होता है। कुछ जो है वो ट्रस्टेड हैबिटेट के ऊपर रहते हैं, कुछ जो है वो एक्वेटिव हैबिटेट के ऊपर है। जो ट्रस्टेड हैबिटेट के ऊपर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं एक्वेटिव में भी, जैसा कि फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मेरीन वाटर के ऊपर भी, मेरीन वाटर में भी रहते हैं। तो अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में एग्जांपल आ जाती है आपके पास बीटल हैं, फ्लीज हैं, मॉस्किटो हैं, एक्सेट्रा, ये लैंड में एग्जांपल आ जाती हैं। अगर हम बात करें एक्वाटिक इंसेक्ट्स की तो उसमें क्रैब है, लॉबस्टर है, प्रॉन है, एक्सेट्रा, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं एग्जांपल्स। इसके बाद अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आ जाते हैं ये ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, मीन इनके पास तीनों की तीनों जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि अब ऐसा ऐसा एडवांसमेंट आ रही है, सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, लेकिन सिलोमेट में क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा, लेकिन अब इसमें सिलोम क्या होगा? रिड्यूस होगा, ऐसा ऐसा चैम्बर की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की कि सिलोम रिड्यूस होता है, तो ये लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा कि इनका सिलोम जब वो रिड्यूस होता है और उसकी कम्युनिकेशन ब्लड के साथ होते हैं, इनके कैरियर सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ होती है। अब सिलोम, क्योंकि हमने बात की थी जो कैविटी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। अब क्योंकि सिलोम रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो चैम्बर की फॉर्म में आना हो गया, तो जो वो अब कैविटी है उसमें सिलोम नहीं होता, उसमें जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। हीमो मीन ब्लड, अब इस कैविटी के अंदर क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? हीमोसील बोलेंगे। सेगमेंटेशन की बात करें तो इनकी बॉडी भी क्या होती है? सेगमेंट होती है, और हर सेगमेंट जो है वो अगले सेगमेंट के साथ अटैच हुआ होता है, और इनके ऊपर क्या होती है? एक कवरिंग होती है, किसकी? क्यूटिकल की कवरिंग होती है। अब क्यूटिकल की कवरिंग जो है वो क्यूटिकल क्या है? इसके ऊपर एक थिन सी लेयर होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबल होती है जो इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन दे रही होती है इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट आ जाता है अपेंडेजेस। अगर अपेंडेजेस की बात करें तो इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं, और अपेंडेजेस में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे कि एंटीना है, ये भी आपके पास क्या होगा? पैर की फॉर्म में होगा। लेग्स हैं,
इसके बाद विंग्स हैं, ये सारे क्या हैं एक्सेट्रा अपेंडिजीज हैं, ठीक है। कहता है ये हर एक का जो अपेंडिजीज का फंक्शन जो है वो स्पेशलाइज होता है। अब जैसे कि एंटीना क्या होंगे, सेंस के लिए होंगे, जो लेग्स हैं इनकी वो लोकोमोशन के लिए होंगी, इसके बाद जो विंग्स हैं वो फ्लाइंग के लिए होते हैं। अब इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन के ऊपर एक लेयर होती है, एक लेयर बनती है एपिडर्मिस के ऊपर, एक लेयर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं काइटिनियस क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर होती है, वो किससे मिलके बनी होती है, काइटिनियस क्यूटिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काइटिन पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है। और ये क्या करती है, वाटर प्रूफ होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स की बॉडी को ये कवर कर दिया और उससे वाटर को मतलब वाटर के लॉस को कम करती है, एवोपरेशन को कम कर रही होती है, उनकी बॉडी के अंदर वाटर रिजर्व रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अब थोड़ा क्या हो गया, मज़ीद इम्प्रूव हो गया, इसमें अब स्पेशलाइज हो गया, वेल डेवलप होना शुरू हो गया। अब इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती है। अब इसकी भी क्या होती है, ओपनिंग होती है दो, एक होती है एनएस की ओपनिंग, एक होती है माउथ ओपनिंग, ठीक है। एंटीरियर एंड पे माउथ की ओपनिंग होगी, पोस्टीरियर एंड के ऊपर एनएस की ओपनिंग होगी। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब है ये एक पहले ये होता था, पिछले फाइलम के बीच में हमने डिस्कस किया था कि एक ट्यूब लंबी सी होती थी, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूड आया, डाइजेस्ट हुआ, यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब इनके डाइजेशन में डिफरेंट पार्ट आना शुरू हो गए। मीन के एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद क्रॉप है, क्रॉप के बाद गिजर्ड है, एक्सेट्रा मेलफेजियन ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हो गई। अब फिर हर पार्ट का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो डेट्स से कहते हैं इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो दो ओपनिंग होती है, एक माउथ है, एक एनस है, और इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ क्रॉप की, तो क्रॉप क्या कर रहा है, ये टेम्परेरी फूड को स्टोर कर रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ गिजर्ड की, तो गिजर्ड क्या कर रहा है, जो फूड आई है उसको मजीद रिड्यूस कर रहा है, उसके साइज़ को कम कर रहा है, उसको ग्राइंड कर रहा है। तो ये इस तरह करते हैं। और न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, स्मॉल इन प्लांट और स्मॉल इन एनिमल से ये ले रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर कौन सा होता है जी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता, ठीक है। ब्लड क्या है, वेसल्स के अंदर मूव नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, डायरेक्टली जाएगा टिश्यू को बात करवा देगा, मीन की जो भी न्यूट्रिशन होगी वो टिश्यू को मिल जाएगी। अब होता क्या है कि इंसेक्ट्स की बॉडी में यहाँ पे इनका ये हार्ट होएगा, ठीक है। इसको हमने नाम दिया प्रिमिटिव हार्ट का। प्रिमिटिव हार्ट का नाम इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे अभी ये चीज़ बन रही है, ठीक है। प्रॉपर हार्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी ये बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, कुछ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, प्रॉपर हार्ट नहीं मिलेगा। तो डैट्स हम क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव हार्ट, और सबसे पहले इसके अंदर बना। तो प्रिमिटिव हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट से ब्लड आएगा एक ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं अरोटा का, ठीक है। अरोटा से ब्लड होता हुआ आएगा इस कैविटी के अंदर, जिसे हमने नाम किया था सीलोम, जो सिलोमी कैविटी थी, ठीक है, हीमोसील, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड आएगा तो इसको हमने बोल दिया हीमोसील। अब यहाँ पे क्या करेगा, टिश्यू को डायरेक्टली बात करेगा और दोबारा से किधर चला जाएगा, हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो हार्ट से ब्लड किधर आया, एक मेन वेसल्स के अंदर आया, अरोटा के अंदर आया, अरोटा से फिर किधर आया, हीमोसील में आया। यहाँ पे इसने क्या किया, टिश्यू को डायरेक्टली बात किया और दोबारा फिर हार्ट के अंदर चला गया। और इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम भी क्या हो गया है जी, मॉडिफाई हो गया है। अब क्योंकि हमने बात की थी ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर भी रखते हैं और डिफरेंट तरह के हैबिटेट में भी रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट इनके हर एक के अंदर भी रिस्पायरेशन का तरीका भी या मेथड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो ट्रेकियल सिस्टम कहता है कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ट्रेकियल सिस्टम में एग्जांपल आ जाएगी आपके पास कॉकरोच की, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉकरोच की एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब होती है, उससे फिर छोटी छोटी सी ट्यूब, बड़ी जो ट्यूब होती है उसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, और फिर इसके आगे छोटी छोटी सी ट्यूब्स निकलती हैं, और फिर वो जो ट्यूब होती है वो बॉडी से बाहर की तरफ पोर की फॉर्म में बाहर निकल, मतलब पोर सा होता है, ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स बोलते हैं। तो ये जो बड़ी ट्यूब है इसको हमने क्या बोला, ट्रेकिया बोला, और ये जो सुराख है ओपनिंग है बाहर की तरफ, इसको हमने क्या बोला, स्पाइरकल्स बोला। तो इस तरह क्या करते हैं, इंसेक्ट्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। इसके बाद कुछ ऐसे इकट्टिव आर्थ्रोपोड्स हैं जो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, और कुछ बुक लंग्स के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स में एग्जांपल आ जाएगी आपके पास प्रॉन की, और अगर हम बुक लंग की बात करें तो इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगी स्पाइडर की। तो बुक लंग क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो बुक, फोल्डेड बुक की तरह प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बुक लंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो अब इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होता है, वेल डेवलप होता है।
और इसमें किसकी फॉर्म में होगा जी, वो होता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल की फॉर्म में होगा। अगर जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ ना जैसे क्रॉप था, गिजर था, फिर आगे यहाँ पे कुछ ऐसा सॉरी इसके साथ क्या नाम है, स्टमक के साथ आगे नीचे आके येलो कलर की जो है वो लगी होती हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है येलो कलर की। तो उनमें वो पोरस होती हैं और वो मूव करती हैं, जिसकी वजह से उनको उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब उन मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स में जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो मेलफिजियन ट्यूब्यूल क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर इसको बाय एलिमिनेट कर देती हैं। अब जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि सेमी सॉलिड आप कह सकते हो इनकी फॉर्म में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो अब नर्वस सिस्टम इनके साथ क्योंकि हम सिंपलेस्ट या कम्पैक्ट की तरफ आ रहे हैं, तो अब हमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कहता है कम्पैक्स फॉर्म में होगा। इनके पेड गैंग्लिया प्रेजेंट हो गए। अब पहले हम किसी गैंग्लिया की बात करते हैं, अब हम पेड गैंग्लिया के ऊपर पहुंच गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ब्रांड बोलते हैं। अब गैंग्लिया क्या, गैंग्लिया द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। तो और फिर ये अच्छा, अब ये पेड़ इसके गैंग्लिया नजर हो गए और यहाँ पे एक नर्व निकल रही होती है, मैं भी ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। लाइक दिस, अब यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है और वेंट्रल साइड के ऊपर डबल नर्व कॉर्ड जा रही है और हर सेगमेंट के अंदर क्या है जी, गैंग्लिया प्रेजेंट है। हर सेगमेंट के अंदर क्या है, गैंग्लिया प्रेजेंट है। और इन गैंग्लिया से आगे फर्दर क्या निकल रही है, नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। लाइक दिस, ये नर्व्स निकल रही हैं। तो अब इनके अंदर क्या है जी, सेंस ऑर्गन भी आ गए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। इनमें आपके पास एक कंपाउंड आई है और एंटीना है। कंपाउंड आई क्या करती है, देखने में हेल्प कर रही होती है, और एंटीना क्या करते हैं, ये सेंस करने में, इनके डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। लाइट है या फिर लाइट वगैरह को, केमिकल वगैरह को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्केलेटन की, तो इनका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन। अच्छा, इनका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है। अब एक्सोस्केलेटन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। और क्यूटिकल कौन बनाता है, ये एपिडर्मिस बना रहे हैं। तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, एक क्यूटिकल की लेयर है, कवरिंग है, जिसे आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। अब ये क्यूटिकल किस चीज़ से मिलके बनी, ये पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी है, जो कि क्या है, काइटिन है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इनके पास क्या होती है, काइटिनियस क्यूटिकल होती है, ठीक है। और कुछ मसल्स होते हैं जो एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और जो ये क्यूटिकल है वो इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके बाद अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। इनके एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। स्विफ्ट मूवमेंट होते हैं, इनके बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत ही एक्टिव और स्विफ्ट मूवमेंट होती है। बहुत ही तेज़ी से हमें नज़र भी नहीं आता, हम एक बार देखते हैं दूसरी बार हमें नज़र नहीं आते, पता नहीं किधर चले जाते हैं। और कुछ होते हैं वो क्रॉल भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, क्योंकि इनके पास विंग्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। और जो विंग्स की वजह से क्या करते हैं, कुछ होते हैं वो जैसे कॉकरोच है, ये क्या करता है, विंग्स की हेल्प से ही लॉन्ग जंप करने में हेल्प करता है। तो विंग्स जो है वो लॉन्ग जंप में भी हेल्प कर रहे होते हैं। और जैसा कि मॉस्किटो है, फ्लीज है, वो ज़्यादा तेज जो है वो हवा में उड़ते रहते हैं, तो इस वजह से विंग्स जो है वो फ्लाई में हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि कॉकरोच है, तो कॉकरोच की बात करें तो ये क्या करेगा, ये लॉन्ग जंपिंग में इनके अंदर हेल्प करवाता है विंग्स। इसके बाद ये हम बात करें इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। इनके मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल मेंबर या मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। एज यू नो, अगर हम बात करें इसकी मेल मेंबर की, तो इसमें क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो एग ओवरीज हैं वो क्या करते हैं, एग को प्रोड्यूस करती हैं। अब इनके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या है या मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स क्या है, ये एक्सप्लेन करो, तो ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस, मेटा कहते हैं जी चेंज को, या बिटवीन, एंड मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को, शेप को, स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो जब चेंज इन शेप, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन फॉर्म आएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अब वो चेंज कहाँ से आएगा, वो चेंज आएगा जाइगोट से। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। अब लार्वा से भी चेंज आएगा अडल्ट तक। अब जितनी भी चेंजेस आएंगे दो फॉर्म में इनकी ये सीरीज आएंगी, लाइफ साइकिल के अंदर दो फॉर्म आएंगी, दो स्ट्रक्चर आएंगी। तब उन फॉर्म्स के अंदर, उन शेप्स के अंदर जब चेंज आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब दो तरह की मेटामॉर्फोसिस होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में तीन तरह की शेप आ जाती है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स आएंगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल शेप, तीन तरह की शेप आएंगी। मीन के पहले आपके पास क्या है, एग है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, डीएनए, तो इससे क्या रिजल्ट में क्या बना, लार्वा बना।
फिर लार्वा से एक मोशनलेस प्यूपा बना, फिर प्यूपा से आगे क्या बना, अडल्ट बना। तो अब देखो लार्वा से प्यूपा बना, ये एक अलग शेप थी, ये एक अलग शेप थी और ये एक अलग शेप थी। तो एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। तो इस तरह के 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म आई। तो ये भी जितनी भी स्टेजेस में इनकी चेंज आई, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आती गई, फॉर्म के अंदर चेंज आती गई, शेप के अंदर चेंज आता गया, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, मेटामॉर्फोसिस बोला। ठीक है। और ये क्या है जी, कहता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि अडल्ट से जो पिछली स्टेजेस है वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। अब प्यूपा बिल्कुल डिफरेंट है, लार्वा बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल, एनीवेज हम बात कर रहे थे अडल्ट की। तो हमने कहा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि अडल्ट फॉर्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है लार्वा और प्यूपा से। मीन कि जो लार्वा है वो प्यूपा से डिफरेंट होता है, प्यूपा जो है वो अडल्ट फॉर्म होता है। मीन कि दोनों सेम नहीं होती, एक दूसरे से मिलती जुलती, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें क्या होगा कि जो पिछली फॉर्म्स होंगी, शेप होंगी, लार्वा है, प्यूपा है, वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि इसमें आपके पास एग है, एग से क्या बनेगी, निम्फ बनेगा और निम्फ से अडल्ट। ठीक है, ये क्या है, इनकम्प्लीट। अब इसमें जो अडल्ट है और निम्फ है, ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तकरीबन सिमिलर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। सिर्फ अडल्ट क्या होता है, ये मिच्योर हो जाता है, और निम्फ क्या है, ये इमिच्योर है, इमिच्योर अडल्ट कहलाता है। तो ये दोनों क्या है, आपस में मिलते जुलते हैं। इनकी जो पिछली स्टेज है, पिछली फॉर्म है निम्फ, ये भी किससे मिलती है, अडल्ट से मिलती है। और इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास क्रैब की, लॉबस्टर की, प्रॉन की, वुड लॉस, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई, माउस, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट, स्टिक, सेंटीपीड एंड मिलीपेड एक्सेट्रा। इसकी एग्जांपल आ जाती है। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपकी बटरफ्लाई की एग्जांपल ले सकते हो। आप देखो कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर क्या बिल्कुल डिफरेंट होती है, और उससे फिर आगे बटरफ्लाई अडल्ट फॉर्म में आ जाती है। तो देखो कितना डिफरेंस है, तो वो क्या कहलाएगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाएगी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इकोनॉमी इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसके बाद जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये भी उसमें स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसमें क्राइटेरिया एक्सक्लूड आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो पूछ सकता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखो इंसेक्ट या फाइलम आर्थ्रोपोडा की, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनके हार्मफुल इफेक्ट लिखो इंसेक्ट के, या फिर इनके बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या हैं, कौन सी डिजीज जो कौन सी इंसेक्ट कौन सी डिजीज काज कर रहा है, और कौन सा इंसेक्ट जो है वो बेनिफिशियल है, उससे हम क्या ले रहे हैं। तो इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो ये कंप्लीट करते हैं मैन के साथ, वुड के लिए भी, स्पेस के लिए भी, और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो अटैक करते हैं मैंस के ऊपर भी। डोमेस्टिक एनिमल जैसा कि कैटल वगैरह हैं, गोट वगैरह हैं, और कुछ पेट एनिमल्स भी होते हैं। इस तरह हमारी क्रॉप को भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनमें डिजीज काज करते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ ना सिर्फ हेल्थ को के लिए डेंजरस होते हैं, खतरनाक साबित होते हैं, बल्कि ये करते हैं, ये हमें इकोनॉमिक लॉस भी देते हैं। कैसे देते हैं वो, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी फसलों को तबाह बर्बाद करके। अब अगर आपको याद हो पिछले साल ही 2020 के अंदर जो आया था, टिड्डी का अटैक हुआ था, जिसका क्या नाम है, लोकस्ट। ठीक है, लोकस्ट ने क्या किया था, अटैक किया था क्रॉप्स के ऊपर। तो कितना ज़्यादा वो हुआ था, नुकसान हुआ था फार्मर्स को। तो इस वजह से क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं, जैसे कि हनी बी है, सिल्क वार्म है। हनी बी से हम हनी ले रहे होते हैं, और सिल्क वार्म से हम सिल्क ले रहे होते हैं, और हनी बी से हम एज वेल एज वैक्स भी ले रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब हार्मफुल इंसेक्ट्स कौन से, इसमें आपके पास बहुत सारे इंसेक्ट टाइप, जैसे कि मॉस्किटो है, फ्लीज हैं, फ्लाइज हैं, लाइस है, बग है। ये डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसा कि मैन है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, अब एक्सेट्रा क्रॉप। अब इसमें आ जाता है कि कुछ इसकी एग्जांपल क्या है, जैसा कि मॉस्किटो है। मॉस्किटो क्या करता है, ये मलेरिया काज करता है। अब मलेरिया काज कैसे करता है, ये क्या करता है, जब बंदे को ह्यूमन को, मैन को बाइट करेगा, उसको काटेगा, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जब उसको बाइट करेगा तो उसमें क्या करता है, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। अब फीमेल मॉस्किटो किस जीनस से बिलोंग करती है, वो जीनस एनोफ्लिस से बिलोंग करती है। इसी तरह सीजी फ्लाई है, जिसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस डिजीज़ जो थी। तो सीजी फ्लाई क्या करती है, ये अफ्रीका के कंट्रीज़ में ज़्यादातर होती है, और ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, कौन सा, ट्राइपेनोसोमा। अब ये क्या करती है, ये एक डिजीज़ काज करती है, स्लिपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लिपिंग सिकनेस और स्किन डिजीज़ काज करती हैं।
और ये जो स्पीशीज़ है ट्रैपेनोसोमा की, ये कैटल के अंदर भी ये भी हमने बात की थी, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी अटैक कर सकते हैं। तो कैटल को भी क्या करती है डिजीज़, उसमें भी डिजीज़ काज करते हैं, उस पर भी अटैक करती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाउस फ्लाई, जो आम मक्खी होती है, जो बाहर कूड़े करकट पे बैठ रही होती है, और फिर वही घरों में भी आती हैं, फ्रूट्स के ऊपर बैठती हैं, ब्ला ब्ला। अगर बाज़ार में जाओ तो बाज़ार में तो हर फ्रूट के ऊपर बैठी हुई होती है, बहुत ही गंद ब्ला होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उठाए हुए होते हैं, डिजीज़ काज करने वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाए हुए होते हैं, और कुछ होते हैं कंटेमिनेटेड फूड के ऊपर बैठ कर देती हैं। अब जैसे ही किसी फूड के ऊपर बैठेंगी तो उसको क्या कर देंगी, उसको कंटेमिनेट कर देंगी, मीन को उसको आलूदा कर देंगी, उसको ख़राब कर देंगी। फिर जैसे ही वो फूड हम खाते हैं उसको प्रॉपर वॉश करके नहीं खाते। अब बाहर से आप फ्रूट लेकर आ रहे हो, सब्जी लेकर उसको प्रॉपर वॉश नहीं करते, तो वो क्या होता है, वो जो उसके ऊपर डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकती है। तो डेट्स वाई कहते हैं कि जैसे ही बाहर से कोई भी चीज़ लाओ, सब्जी है, फ्रूट है, कुछ भी लाओ, तो पहले आप उसको अच्छे से वॉश करो, वॉश करने के बाद फिर उसको अच्छे से पकाओ, पकाने के बाद फिर इसको खाओ। तो बिना वॉश किए आप कोई चीज़ भी बाहर वाली यूज़ ना किया करो, बिकॉज उस पर क्या होते हैं, बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो भी डिजीज़ काज करते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, कोई भी गंदा फूड खा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, और हेपेटाइटिस एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अब कोलेरा क्या है, कोलेरा आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं हैज़ा, जो हो जाता है, हैज़ा हो जाता है, वो बेसिकली कोलेरा कराता है। इस पर डिहाइड्रेशन हो जाती है, और इतनी ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है कि इवन बंदे से उठ के चलने भी नहीं होता, और डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाए तो। इसके बाद कहते हैं जी क्रॉप डैमेज, क्योंकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी फसलों को भी तबाह कर देते हैं। फ्रूट्स अब क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्रूट के ऊपर एग ले करते हैं, जैसा कि शुगर केन है, मेज़ है, कॉटन है, वेजिटेबल है। तो इनके ऊपर क्या करेंगे, वो एग ले करेंगे, तो वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब कुछ क्यों, बिकॉज होता क्या है कि कुछ ऐसा एग के बाद क्योंकि आगे डेवलपमेंटल चीज़ आना शुरू हो जाती है, तो जब लार्वा बनता है तो लार्वा क्या करता है, वो हमारे फ्रूट को डैमेज करना शुरू कर देता है, क्रॉप को खाना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है फार्मर्स को, किसानों को। तो इसी तरह हमने बात की थी, अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है कि आपके पास जो था लोकस्ट, अभी 2020 के अंदर जिसका अटैक हुआ था, इसने क्या किया था, बहुत सारी फसल को तबाह बर्बाद कर दिया था। तो इसने भी क्या किया था, डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है क्रॉप्स को, बाकी प्लांट्स को। तो ये हमें क्या करता है, हमारी फसलों को तबाह बर्बाद भी इंसेक्ट्स कर सकते हैं, और करते भी हैं। इसके बाद कुछ क्या होता है, बेनिफिशियल होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद इंसेक्ट्स होते हैं। उसमें आपके पास आ जाती है हनी बी। हनी बी को से हम क्या लेते हैं, हनी लेते हैं और वैक्स लेते हैं। अब हनी बी एक तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि कहीं इन्होंने किसी फॉरेस्ट व जंगलों वगैरह में क्या लगाती हैं, अपने छतें छतें बना देती है, उसमें हनी लगाना, नेक्टर वगैरह वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं, हनी बनाना शुरू कर देती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल भी अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी एक ऐसे एरिया में वहाँ पे वो लगा देते हैं, लकड़ी के बॉक्स वगैरह लगा देते हैं, फिर उसमें हनी वगैरह हनी बीज आती हैं, नेक्टर कलेक्ट करके वो इस तरह आर्टिफिशियल हम प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह सिल्क वॉर्म से हम सीख लेते हैं, और इसका हम आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर करते हैं। एक तो नेचुरल प्रोसेस है, ये बनाते हैं, लेकिन हम खुद से वो कल्चर करवाते हैं। इसके बाद कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रीडेटर के तौर पे काम करते हैं, प्रीडेटर के तौर पर दूसरे इंसेक्ट्स को जो है वो खा सकते हैं। जैसा कि वो हम था एफिड वाला, एफिड क्या करता है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ से उसके फाइलम में से फ्लूइड को सक कर लेता है। तो फिर हम मांगते तो वहाँ पे वेस्प छोड़ देते हैं। वेस्प भी क्या है, इंसेक्ट्स है। अब एक इसने क्या किया, प्रीडेटर है किसका, एफिड का, तो उसने उसको जो वेस्प है वो एफिड को किल कर देते हैं, इस तरह हमारी फसल बच जाती है। तो इस तरह कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो स्कैवेंजर्स होते हैं, मीन के जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाना पीना शुरू कर देते हैं, वेजिटेबल्स जो भी वेजिटेबल मैटर होगा उसका खाना पीना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कुछ ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो हमारे खेत को सॉफ्ट, हमारी फील्ड को सॉफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कुछ इंसेक्ट लार्वी जो होते हैं वो फूड के तौर पे भी यूज़ होते हैं फ़िश के लिए, और कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो जो हम खाते भी हैं, जैसा कि प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, ये चीज़ें हम खाते भी हैं। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।